हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं दर्पण की पहचान तथा आवर्धन क्षमता। आई होप आपका बाकी का लेक्चर पहले वाले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तथा दर्पण की पहचान करना अच्छे से समझ में आ जाए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं तथा अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, तो हमारा टॉपिक था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दर्पण की पहचान। तो इसका पहला ऑप्शन हो गया बिना छुए दर्पण की पहचान, यानी कि हम बिना छूकर कैसे पता लगा सकते हैं कि वह कौन सा दर्पण है, वह समतल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। देखिए, तो अब हम आते हैं समतल दर्पण पर, यानी कि पहला ऑप्शन। इसके लिए हमें एक प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, प्रयोग में करना क्या है, प्रयोग में बस एक काम करना है। एक कलम को इस दर्पण के सामने ले जाते हैं और उसे दर्पण से कुछ दूर ले जाने पर कलम के आकार में कोई परिवर्तन ना हो तो हम पाते हैं कि यह दर्पण समतल दर्पण है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर हमें समतल दर्पण की पहचान करनी हो तो हम अगर हमारे पास दर्पण उपस्थित है उसके सामने हम एक कलम को ले जाएंगे और तथा उसे दूर कर कर देखेंगे। यदि उसके आकार में परिवर्तन हो जाए तो वो कोई अन्य दर्पण होगा। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समतल दर्पण में वस्तु का आकार तथा प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। तो कलम को जब हम पीछे करते हैं और आगे करते हैं, आगे पीछे कर कर जब हम दर्पण में देखते हैं तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि वो जितना सेंटीमीटर जितना आकार का था उतना आकार का ही होता है। तो ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। तो हम समतल दर्पण की पहचान ऐसे करेंगे। कलम को ही नहीं, आप कोई अन्य वस्तुओं को भी समतल दर्पण के पास रखकर उसे आगे पीछे कर कर उसके आकार में हो रहे परिवर्तन को देखकर पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा दर्पण है। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पर, जो कि हमारा अवतल दर्पण। तो देखिए, अब हम अवतल दर्पण की पहचान कैसे करें। इसके लिए भी वही क्रियाकलाप है। एक ही क्रियाकलाप से हम सभी दर्पण की पहचान कर सकते हैं। देखिए, एक कलम को इस दर्पण के सामने ले जाते हैं और इसे दर्पण से दूर हटाते हैं। दूर हटाने पर हम पाते हैं कि कलम अपने वास्तविक आकार से मोटा दिखाई पड़ता है। तो हम पाते हैं कि यह दर्पण अवतल दर्पण है। देखिए, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो हमारे पास दर्पण है उसके सामने कलम को ले जाना है या किसी वस्तु को ले जाना है और जब इसे आगे पीछे कर कर देखना है। अगर इसके आकार में परिवर्तन है तो या परिवर्तन के रूप में यह हमें अपने वास्तविक आकार से मोटा दिखाई देने पड़ता है। अगर वस्तु का प्रतिबिंब उसके आकार से मोटा दिखाई पड़ता है तो हमें यह पता लगता है कि जो हमारे पास दर्पण है वह एक अवतल दर्पण है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्तल दर्पण। तो आइए अब हम इसे भी जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण की पहचान हम कैसे कर रहे हैं। इसके लिए भी वही क्रियाकलाप को हम फिर से दोहराएंगे। देखिए, एक कलम को इस दर्पण के सामने ले जाते हैं और इसे दूर हटाते हैं तो हम पाते हैं कि कलम का जो आकार है वो अपने वास्तविक आकार से पतला दिखाई पड़ता है। तो यह दर्पण उत्तल दर्पण होता है। देखिए, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम कलम को आगे पीछे कर कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसका आकार अपने वास्तविक आकार की अपेक्षा पतला दिखाई देने लगता है। तो हम यह जानते हैं कि वह एक उत्तल दर्पण है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, कलम को आगे पीछे करने पर यदि उसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो तो वह समतल दर्पण होगा। यदि वह अपने वास्तविक आकार से मोटा दिखाई देगा तो वह अवतल दर्पण होगा तथा अपने वास्तविक आकार से जब पतला दिखाई देगा तो वह उत्तल दर्पण होगा। आई होप आपको ये बिना छुए दर्पण की पहचान करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, किसी दर्पण को छूकर उसकी पहचान कैसे करें, यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बिना छुए दर्पण की पहचान कैसे करें। तो अब हम जानेंगे कि छू कर हम कैसे पहचानें कि वह एक समतल दर्पण है या अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। देखिए, पहला नंबर है, जब हम किसी दर्पण को स्पर्श करते हैं तब यदि उसका परावर्तक सतह
यानी जिससे प्रकाश का परिवर्तन होता है वह हमें समतल महसूस हो, तो हम पाते हैं कि वह दर्पण है जो है वो हमारा समतल दर्पण होगा। जैसा कि मैंने आपको समतल दर्पण के डिफिनेशन में भी बताया होगा पिछले वीडियो में कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह चिकना होता है। अगर हम इसे छूकर भी पहचान करें तो स्पर्श करने पर हम पाते हैं कि अगर उसका सतह चिकना हो या समतल हो तो हम देखेंगे कि वो जो हमारा दर्पण है वो समतल दर्पण ही होगा। देखिए, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, हमारा समतल दर्पण जो होता है वो ऐसा होता है, और ये जो हो गया उसका ये परावर्तक सतह हो गया जिससे प्रकाश का परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कि यह चिकना होता है, तो जब हम इसे स्पर्श करेंगे तो हमें यह समतल ही महसूस होगा। तो ऐसा दर्पण जो होता है वो हमारा समतल दर्पण होता है। हमारा दूसरा नंबर है अवतल दर्पण। दर्पण की छूकर कैसे पहचान करें में दूसरा नंबर अवतल दर्पण। देखिए, जब हम किसी दर्पण को स्पर्श करते हैं तब यदि उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ महसूस हो तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। यानी कि जिससे प्रकाश का परिवर्तन होता है, यदि वह सतह हमें धंसा हुआ अंदर की ओर महसूस होता है तो हम पाते हैं कि वह जो हमारा दर्पण है वह अवतल दर्पण है। जैसा कि चित्र में भी आपको अच्छे से दिख रहा है कि इसका जो ये जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ होता है, यानी इसका जो परावर्तक सतह है जिससे प्रकाश का परिवर्तन होता है वह धंसा हुआ होता है, जो कि अवतल दर्पण में होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण की पहचान हम छूकर कैसे करेंगे। देखिए, जब हम किसी दर्पण को स्पर्श करते हैं तब यदि उस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ महसूस हो तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। यानी कि ऐसा दर्पण जिससे प्रकाश का परिवर्तन जिस सतह से होता है वह सतह यदि हमें उठा हुआ महसूस होता है तो उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए, चित्र में भी ये देखिए, ये इसका परावर्तक सतह हुआ, यहाँ पर इसका प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है। ये है कैसा है, ये ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहेंगे। आई होप आपको दर्पण की पहचान करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसे समझाने की कोशिश कर सकें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन या रेखीय आवर्धन। आवर्धन को रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को छोटी एम द्वारा सूचित करते हैं, न कि बड़ी एम द्वारा। इसे हम छोटी एम द्वारा सूचित करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मान जाइए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारा h डैश हो गया और वस्तु की ऊंचाई हमारा h हो गया, और ये इन दोनों का अनुपात, तो इसके अनुपात को हम आवर्धन बोलेंगे। या देखिए, इसका दूसरा डिफिनेशन भी होता है, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, तथा प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं। मान जाइए कि जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है, प्रतिबिंब दूरी या प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई, और ये हो गया वस्तु की लंबाई। इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आई हो गया इमेज यानी प्रतिबिंब के लिए, और ओ हो गया ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के लिए। कहीं कि आपको देखने को मिलेगा भी बराबर यू भी लिखा होता है, जहाँ भी होता है प्रतिबिंब की दूरी तथा यू होता है वस्तु दूरी, या यहाँ पर माइनस भी देखने को मिलेगा। ऋणात्मक चिन्ह हमें यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब अपने वास्तविक आकार से उल्टा बना हुआ है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि दर्पणों का आवर्धन कितना होता है। जैसे समतल दर्पण का आवर्धन या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, तीनों दर्पण का आवर्धन का मान कितना होता है। देखिए, हमारा पहला टॉपिक है
समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है तथा यह हमें क्या दर्शाता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, जो कि हमें बताता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है तथा धन चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा है। देखिए, समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो +1 होता है, जिसमें 1 हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है तथा इसका धन चिन्ह यानी प्लस हमें यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है तथा सीधा है, यानी प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तथा सीधा बनता है। तो चलिए अब हम आते हैं अवतल दर्पण की ओर, यानी कि अवतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है तथा यह हमें क्या दर्शाता है। देखिए, इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का आवर्धन -1 होता है, जो कि हमें बताता है कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है तथा माइनस, यहाँ पे ये माइनस होगा, माइनस चिन्ह हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। देखिए, अवतल दर्पण का आवर्धन -1 होता है, जिसमें 1 हमें यह बताता है कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है तथा माइनस चिन्ह हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तथा यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। देखिए दोनों आवर्धन में 1 कॉमन होता है। आपने देखा अभी कि 1 दोनों में है और 1 का एक ही कार्य है कि यह बताता है कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। बाकी +1 जो कि समतल दर्पण में बताता है कि वस्तु काल्पनिक है तथा सीधा है, और अवतल दर्पण का माइनस यह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, यानी प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो आइए अब हम इसे अच्छे तरह से जान लेते हैं। यदि प्रकाश की पथ यानी कि प्रकाश जिस मार्ग से गमन कर रहा होता है उसमें ऐसे अपारदर्शी वस्तु यानी कि जिससे प्रकाश कभी पार नहीं कर पाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा पिछले वीडियो में, दीवार हो गया, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, इससे प्रकाश, जैसे यह अपारदर्शी वस्तु है, इससे प्रकाश कभी पार नहीं कर पाता है। जो आकार में अत्यंत छोटा हो, जिसका आकार छोटा हो, रख दी जाती है तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने के अलावा इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या हुआ। देखिए, जब प्रकाश अपने सरल रेखा में गमन कर रहा होता है तो हम यदि उसके मार्ग में एक अपारदर्शी वस्तु को जो आकार में बहुत ही छोटा होता है उसे हम रख देते हैं तो प्रकाश तो अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाएगा, तो उसके किनारे पर से मुड़ जाता है, यानी कि किनारे पर से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को हम विवर्तन कहते हैं। देखिए, मान जाइए कि ये सूर्य हो गया, जिसे प्रकाश की किरणें निकल रही है और यह सरल रेखा में गमन कर रही है, और ये मान जाइए कि हमारा एक लकड़ी का टुकड़ा हो गया जिससे प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है, तो यह इसके किनारे पर से मुड़ जाती है और इसी किनारे पर से मुड़ने की प्रवृत्ति को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यह किनारे पर से मुड़कर आगे की ओर बढ़ती है। आई होप आपको प्रकाश के विवर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि छाया किसे कहते हैं। आखिर में जैसे कि छाया आपने देखा होगा कि जब हम किसी बल्ब के नीचे खड़े होते हैं, या दोपहर में भी आपने देखा होगा कि जब हम रास्ते पर चल रहे होते होंगे तो हमारे साथ साथ एक काला परछाई चलता है जिसे हम छाया कहते हैं। आखिर यह बनता कैसे है? तो यह भी प्रकाश के कारण ही बनता है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तब प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिससे हमें आगे की ओर
उस मार्ग में काला अंधेरा सा दिखाई पड़ता है, जिसे हम छाया कहते हैं या परछाई भी बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो बताया कि अगर आप पारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो किनारे पर से मुड़ जाता है, परंतु छाया में ऐसा क्यों नहीं होता है? उसमें क्यों नहीं मुड़ता? उसमें आखिर हमें आगे की ओर अंधेरा दिखाई पड़ता है, उसमें छाया की प्राप्ति कैसे हो जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि विवर्तन में हम जो वस्तु का पारदर्शी होता है वो आकार में बहुत ही छोटा होता है, जिससे प्रकाश उसके किनारे पर से मुड़ जाता है। और छाया में जो अपारदर्शी वस्तु होता है उसका आकार बहुत बड़ा होता है या बड़ा होता है, जैसे हम लोग ही हो गए नॉर्मल, हमारा आकार तो छोटा नहीं होता है, वो बड़ा होता है, जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, न ही उसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिस कारण हमें अपने आगे की ओर तथा प्रकाश के उसी मार्ग में एक कुछ अंधेरा काला सा दिखाई देने लगता है, जिसे हम छाया या परछाई भी बोलते हैं। आई होप आपको छाया और प्रकाश के विवर्तन में जो थोड़ा सा अंतर होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं? मैथ में भी आपने पढ़ा होगा चिन्ह परिपाटी के बारे में। आइए अब हम फिजिक्स में दर्पण से रिलेटिव चिन्ह परिपाटी को पढ़ते हैं। चिन्ह परिपाटी में दर्पण का क्या उपयोग होता है, या दर्पण में चिन्ह परिपाटी का क्या उपयोग होता है? देखिए, चिन्ह परिपाटी कुछ नियमों का समूह होता है। जब दर्पण का उपयोग कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम दर्पण का उपयोग कर रहे होते हैं तथा सभी दूरियां जो कि हम दर्पण से नापते हैं या लंबाइयाँ नापते हैं, तो उन समय इन नियमों का पालन करना पड़ता है। यानी चिन्ह परिपाटी जिन नियमों का समूह होता है, अगर हम इस चिन्ह परिपाटी का उपयोग दर्पण में उसकी लंबाइयों तथा दूरियों को नापने में करते हैं तो हमें इन नियमों का पालन करना पड़ता है, जिन नियमों को हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि आखिर में चिन्ह परिपाटी के क्या क्या नियम होते हैं। देखिए, चिन्ह परिपाटी के नियमों के अनुसार, देखिए अब हम बारी बारी से समझेंगे कि चिन्ह परिपाटी के क्या क्या नियम होते हैं। दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी के क्या क्या नियम होते हैं, जिसका पहला नियम है दर्पण की बाईं ओर से प्रकाश की किरण आपतित होनी चाहिए। यानी कि कोई भी हमारा जो दर्पण हो गया, अगर उस पर कोई किरण आपतित हो तो उसकी दिशा बाईं ओर होनी चाहिए, न कि दाईं ओर। देखिए, जैसा कि हमने देखा, मान लीजिए अवतल दर्पण में भी मान लीजिए तो प्रकाश की किरण हमारा इधर से आपतित होती है, बाईं ओर से ही आपतित होती है। देखिए, तथा उत्तल दर्पण में भी आपने देखा होगा कि जो हमारी प्रकाश की किरण होती है वो इसके बाईं ओर से ही आपतित होती है, न कि उत्तल दर्पण में इसके दाईं ओर से आपतित होती है। कोई भी दर्पण हो, जब प्रकाश की किरण उस दर्पण पर आपतित होता है तो उसकी दिशा बाईं ओर ही होती है। समतल दर्पण में भी आपने देखा होगा कि प्रकाश जो होती है वो इधर से आती है, यानी कि बाईं ओर से आती है, न कि इधर से आती है, दाईं ओर से आती है। कोई भी दर्पण आप ले लीजिए, उसमें प्रकाश की किरण जो आनी चाहिए वो हमेशा बाईं ओर से ही आनी चाहिए। यह चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है दर्पण से संबंधित फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब दूरी तथा दर्पण से वस्तु दूरी इत्यादि सभी ध्रुव से मापी जानी चाहिए। यानी कि दर्पण से संबंधित जो पद होते हैं, जैसा कि हमने दर्पण में पढ़ा होगा फोकस दूरी के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में, प्रतिबिंब दूरी के बारे में, वस्तु दूरी के बारे में, यह सभी हमें हमेशा ध्रुव से नापी जानी चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि यह हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये पी ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये यहाँ पर सी वक्रता केंद्र हो गया। पी से एफ की जो दूरी होता है, जैसे हम जानेंगे कि एफ बिंदु पी से कितनी दूरी पर स्थित है, तो उसकी दूरी हम पी से ही मापेंगे। और जैसे हम पता करें, और ये भी अगर हम जानना चाहें कि सी वक्रता केंद्र दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, तो उसकी दूरी की लंबाई भी हम पी अर्थात दर्पण के ध्रुव से ही मापेंगे। ऐसा ही कार्य हम उत्तल दर्पण के लिए भी करते हैं। देखिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट है जिस दिशा में आपतित किरण आती है उस दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक दी जाती है तथा इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां
ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाया जाता है। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि आपतित किरण बाईं ओर से आती है और बाईं ओर यानी आपतित किरण की दिशा में जितनी भी दूरियों को हम मापते हैं वह धनात्मक होती है तथा इसके विपरीत जितनी भी दूरियां होती है वह ऋणात्मक होती है। जैसा कि मान जाइए अवतल दर्पण में चलते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष, ये P हो गया, ये फोकस हो गया और ये C वक्रता केंद्र हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह दर्पण के इसमें F और C और यहाँ से F और यहाँ से C दोनों की दूरी ऋणात्मक होगी। तो जानते हैं ये ऋणात्मक कैसे होगा। अभी मैंने आपको बताया किरण की आपतित दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। जैसा कि ये देखिए बाईं ओर से आपतित होती है, तो इसकी दिशा में अगर हम जाएंगे तो हम ये इधर आगे की ओर जाएंगे, तो इसकी दिशा में मापी गई दूरियां तो धनात्मक होती है, परंतु इसके विपरीत दिशा में ये किरण इस ओर से आ रही है तो हमारा C और F जो कि है इसके विपरीत दिशा में है, इस दिशा में है। तो इस दिशा में मापी गई दूरियां यानी विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए हमारा C और F अवतल दर्पण के ऋणात्मक होगा, लेकिन यह उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होता है। आइए अब हम जानते हैं यह उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक कैसे होगा। देखिए मान जाइए कि यहाँ पर ये उत्तल दर्पण है, ये इसका कलर किया हुआ भाग हो गया, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष है। यहाँ पर हो गया हमारा P, यहाँ पर हो गया F और यहाँ पर हो गया C। ये उत्तल दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र या फोकस दूरी जो भी होता है P से F के बीच की दूरी फोकस दूरी वह सब धनात्मक होगा, क्योंकि इसकी दिशा आपतित किरण की दिशा में ही होती है। यहाँ से ये बाईं ओर किरण आता है और इसकी दिशा यानी इसी के सीध में जितनी भी दूरियां होती है वो सब धनात्मक होती हैं। इसलिए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, फोकस या वक्रता त्रिज्या जो भी होता है वो सब धनात्मक होता है तथा अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पता करें कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ये सब अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है तथा उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। तो इसी चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम यह जानते हैं कि दूरियां कब ऋणात्मक होती है तथा कब धनात्मक होती है तथा कौन से बिंदु अवतल दर्पण में धनात्मक होते हैं तथा उत्तल दर्पण में ऋणात्मक होते हैं। अवतल दर्पण में ऋणात्मक होते हैं तथा उत्तल दर्पण में धनात्मक होते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यदि वस्तु और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है तो इनकी लंबाइयाँ धनात्मक ली जाती है और इनके नीचे की लंबाइयाँ ऋणात्मक ली जाती है। हमारे इसके कहने का मतलब यह हुआ कि यदि वस्तु या उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब मुख्य अक्ष यानी दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है उसके ऊपर की ओर होगा तो वह जो उसकी लंबाई होगी उसे हम धनात्मक में लेते हैं तथा इसके नीचे की लंबाई को हम ऋणात्मक में लेते हैं। जैसे कि आपने चिन्ह परिपाटी में पढ़ा होगा कि एक चिन्ह परिपाटी है, ये होता है पॉजिटिव, ये हमारा होता है पॉजिटिव, ये भी होता है पॉजिटिव, ये इस साइड बाएं भाग निगेटिव और नीचे की ओर निगेटिव। और ये अगर हम इसे दर्पण के रूप में बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। जो ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, देखिए इसके ऊपर की दिशा में सब ये धनात्मक है, इसलिए अगर वस्तु या प्रतिबिंब ऊपर होता है तो उसे हम धनात्मक लेते हैं, उसकी लंबाई को धनात्मक लेते हैं तथा देखिए इसके नीचे में यह जो है यह ऋणात्मक है। यानी कि जब वस्तु और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की ओर होता है तो उसकी लंबाई को हम ऋणात्मक रूप में लेते हैं। यह भी चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार ही होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अवतल दर्पण में वो सब आपतित किरण के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए ऋणात्मक हो गया तथा उत्तल दर्पण में फोकस दूरी आपतित किरण की दिशा में ही होता है, इसलिए वो धनात्मक होता है। देखिए 6 नंबर है हमारा, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ही लिया जाता है। वस्तु दूरी यानी वस्तु से दर्पण की दूरी को हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो।
देखिए वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक इसलिए ली जाती है, आप गौर से देखिएगा, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसमें वस्तु हमेशा आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में ही रखा रहता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी धनात्मक लिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया होगा पिछले वीडियो में कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है तथा आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। और अभी मैंने आपको बताया मुख्य अक्ष पर जो प्रतिबिंब उल्टा या नीचे की ओर बनता है उसे हम ऋणात्मक लेते हैं तथा जो ऊपर अर्थात सीधा रूप से बनता है उसे हम धनात्मक लेते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के नियमों के अनुसार हम ऐसा करते हैं। अब हम आते हैं 8 नंबर पर। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है तथा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। अभी मैंने आपको इसका रीजन बताया कि अवतल दर्पण में आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई है वक्रता त्रिज्या, इसलिए यह ऋणात्मक होता है तथा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपतित किरण की दिशा में ही पड़ती है, इसलिए यह धनात्मक होता है। देखिए अब हम इस फिगर के माध्यम से सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर एक बनाया है x डैश तथा y डैश एक चिन्ह परिपाटी है और यहाँ पर एक उत्तल दर्पण है। देखिए यह एक आपतित किरण है, यहाँ पर से कोई किरण आपतित हो रही है तो इस दिशा में मापी गई दूरियां सभी धनात्मक हो जाएगी और ये और आपतित दिशा के विपरीत, यहाँ पर देखिए आपतित दिशा के विपरीत और इस दिशा में मापी गई दूरियां सभी ऋणात्मक हो जाएगी। और देखिए ये इसके ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होगी तथा नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। और देखिए यहाँ पर ये हमारा वस्तु हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह आपतित किरण के विपरीत दिशा में रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर वस्तु दूरी यानी वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगा। आइए अब हम इसे अवतल दर्पण में भी देखते हैं और समझते हैं। देखिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। आप इसमें भी अच्छे तरह से देख सकती हैं कि आपतित दिशा में मापी गई दूरियां यहाँ पर हमारा धनात्मक होगा तथा आपतित दिशा की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगा। ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगा। और देखिए यहाँ पर भी वस्तु जो हमें दिख रहा है वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में ही रखा हुआ है, इसलिए इसका भी वस्तु दूरी ऋणात्मक ही होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वस्तु दूरी दोनों दर्पण में ऋणात्मक ही होता है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम जानते हैं कि वस्तु दूरी दोनों दर्पण में ऋणात्मक होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा दोनों दर्पण में आपतित दिशा के विपरीत दिशा में ही रखा होता है, इसलिए वस्तु दूरी दोनों दर्पण में ऋणात्मक होता है, उसके लिए हम ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा यह क्लास? आई होप आपको सभी को अच्छे से सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ।